Bismillahirrahmanirrahim. Welcome again to Noah Success Series 2020. कहते हैं कि अगर रास्ता खूबसूरत हो तो मालूम करें कि वो किस मंजिल को जाता है, और अगर मंजिल खूबसूरत हो तो रास्ते की परवाह नहीं करनी चाहिए। CSS की मंजिल बहुत खूबसूरत है। इस रास्ते में बहुत से लोग आपके साथ चलते हैं, लेकिन मंजिल पर आपको खुद ही जाना होता है। नोआ स्टार की सक्सेस स्टोरीज की इस सीरीज में आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद असद खान अखुंजादा, जिनकी लोकेशन इनलैंड रेवेन्यू सर्विस में हुई है। मोहम्मद असद खान अखुंजादा बुनियादी तौर पर पेशावर से ताल्लुक रखते हैं और अभी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, एडवर्ड्स कॉलेज पेशावर, पाइड यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से फारिग तहसील हैं। आइए आज हम उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम असद। वालेकुम अस्सलाम मैडम। असद, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच मैडम, बहुत शुक्रिया। असद, आपकी लोकेशन इनलैंड रेवेन्यू सर्विस में हुई है, तो ये आपकी कितने नंबर पे प्रेफर्ड चॉइस थी? ये मेरी सेकंड प्रेफरेंस पे चॉइस थी मैडम। सेकंड प्रेफरेंस पे थी। तो असद, क्या आपने अपना बैकग्राउंड, अपनी जॉब प्रोफाइल देख के इनलैंड रेवेन्यू सर्विस को सेकंड प्रेफरेंस पे रखा था? जब मैंने अपनी प्रेफरेंस IRS सेकंड नंबर पे रखनी थी तो मैंने ये देखा कि एक तो मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो थी वो भी इन लाइन विद ये प्रोफेशन थी। मैंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया हुआ है। सेकेंडली मेरा 4 साल का स्टेट्स बैंक का एक्सपीरियंस भी है, जो कि मॉनेटरी साइड मेरी काफ़ी स्ट्रांग होगी। तो मुझे लगा कि पाकिस्तान को जो इकोनॉमी टर्मोइल है उसके साथ कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है कि मॉनेटरी पॉलिसी के साथ साथ फिजिकल पॉलिसी का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। और मेरे चूँकि फील्ड ऑफ इंटरेस्ट और एक्सपीरियंस यही था, तो मैंने अपने लिए पर ही IRS की सेकंड प्रेफरेंस रखी। उसके साथ साथ जब मैंने अपने ऑप्शनल के सब्जेक्ट भी सिलेक्ट किए तब भी मैंने अब उसमें इकोनॉमिक्स रखा, क्योंकि हमारे पास इकोनॉमिस्ट की एक तो तादाद बहुत कम है और हमें ऐसे प्रोफेशनल लोगों की ज़रूरत है कि जिनको सब्जेक्ट का बैकग्राउंड हो, उनका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो, ताकि जो हमारे मुल्क की सूरत हाल है इकोनॉमी के हवाले से उस चीज़ों को वो निकाल सके और अपना एक पॉजिटिव रोल हम अदा कर सके। तो सिविल सर्विसेज, ऊपर से इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज, जो कि ये फील्ड आजकल इकोनॉमी को देख रही है, टैक्सेशन और रेवेन्यू का जो हमारा मसला चल रहा है वर्ल्ड वाइड, दैट्स व्हाई आई ऑप्टेड फॉर इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज एज माय सेकंड प्रेफरेंस। असद, एक तो आपका हो गया इकोनॉमिक्स एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट 200 मार्क्स का, इसके अलावा आपने और कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स रखे थे? इकोनॉमिक्स के अलावा मैडम मेरे सब्जेक्ट्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, USA हिस्ट्री, जेंडर स्टडीज और पश्तो सब्जेक्ट थे। अच्छा, तो अब असद हम बात करते हैं आपके, पहले तो इस सवाल पे हम आते हैं कि जो नॉर्मली एस्पिरेंट्स जो हैं दे आर ऑफ द व्यू कि वही लोग CSS पास कर देते हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड में कुछ CSPs ऑलरेडी होते हैं। तो क्या आपने अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया है, आपको इंडियन रेवेन्यू सर्विस में लोकेशन भी आ गई है, तो क्या आपकी फैमिली में दे वर ऑलरेडी पीपल हु वर CSPs या यू आर द फर्स्ट वन? नहीं मैडम, आई एम द फर्स्ट वन इन माई फैमिली जो कि CSP सिलेक्ट हुआ है। मेरी इमीडिएट फैमिली में कोई नहीं है जिसने CSS किया हो। डिस्टेंट फैमिली में 1-2 है, कजन्स है, लेकिन वो काफ़ी दूर है। तो मेरी जो मोटिवेशन और जो मेरी मोटिवेशन थी CSS करने की, वो मेरी फैमिली से नहीं थी। मेरी कोई और डिफरेंट रीज़न मोटिवेशन थी, अपने मुल्क के हालात देखने की, जो सिनेरियोज थे, और एक CSS का एक मुझे पता था कि मुझे इस पोजीशन पर जाकर मैं अपनी कंट्री को इन बेटर पोजीशन और बेटर रोल सर्व कर सकता हूँ। तो इसलिए मेरी मोटिवेशन शुरू से यही कि मैं अपने मुल्क के हालात, सर्विस डिलीवरी जो हमारे यहाँ बहुत बड़ा मसला समझा जाता है, उस सर्विस डिलीवरी के लिए मैं चाह रहा था कि मैं अपने टैलेंट और अपने स्किल्स जो है वो इसी चीज़ में इस्तेमाल करूँ। ये मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन थी CSS ज्वाइन करने के लिए। तो असद, इन हर स्टूडेंट की जो एस्पायर कर रहा होता है CSP बनने के लिए, उनकी डिफरेंट मोटिवेशन होती है। आपकी मोटिवेशन ये थी दैट यू वांटेड टू सर्व योर कंट्री। अब उस मोटिवेशन के साथ साथ यू एक्चुअली नीड अ लॉट ऑफ सपोर्ट, कि आपको सपोर्ट मिले उस पूरे प्रोसेस से गो थ्रू होने के लिए। तो वर देयर अ लॉट ऑफ पीपल हु वर बीइंग सपोर्टिव ऑफ यू व्हाइल यू वर प्रिपेयरिंग फॉर योर CSS एग्जामिनेशन? यस, माय फादर वाज वेरी सपोर्टिव ऑफ मी। ही फ्रॉम द बिगिनिंग ही हेल्प मी। उन्होंने मुझे कहा कि आप बेशक आपको किसी और चीज़ की आप टेंशन ना लें कि आपको जॉब मिल रही है या नहीं मिल रही। जो आपका गोल है, जो आपका सिविल सर्विस का गोल है, उस पर आप काम करें, उस पर आप फोकस करें। उसके बाद मेरी लाइफ में बहुत से ऐसे लोग आए जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया। मैं एक ऐसे बंदे का जिक्र करना चाहूँगा। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में जब मैं फर्स्ट ईयर में था और हम ओवल ग्राउंड में एक दिन बैठा था, तो एक मेरे सीनियर आए और उन्होंने मुझे कहा कि आप क्या कर रहे हैं। मैंने उनको बताया कि मैं इंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप CSS क्यों नहीं करते, आप लाइब्रेरी आते हो, आप पढ़ते हो। तो वो एक ऐसा इंस्टेंट था कि जो मुझे क्लिक हुआ और आई शुड एंड आई कैन डू CSS। वहाँ से मेरी मोटिवेशन स्टार्ट हुई और उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प और सपोर्ट किया। इसके अलावा मैं यहाँ पर सर अली नोवा में जब मैं ज्वाइन किया, नोवा मैंने 2016 में पहली बार ज्वाइन किया, लेकिन अटेम्प्ट मैंने 2020 में दिया।
सर अली को जब मैंने उनका सेशन लिया तो उस टाइम मुझे काफ़ी क्लिक हुआ, उनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी और वहाँ से मेरी एक मोटिवेशन, और उन्होंने काफ़ी मुझे फिर थ्रू आउट द जर्नी उन्होंने काफ़ी सपोर्ट भी किया है। तो ये कुछ, और बाकी इसके अलावा मेरे जो कुलीग्स हैं, मेरे अपने स्टेट बैंक के जितने ऑफिशियल्स हैं, सब ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। थैंक यू टू यू मैडम, आपने साइकोलॉजिकल में जो काफ़ी सपोर्ट और मोटिवेशन दी है। तो ये सारे, सर फरीद, सर बाबा खेल, ये सारे इन सब एक वजह बनी कि जो मैं अपने जर्नी तक पहुँच पाई। तो असद, आपने जो डिग्री आपकी वो है आपकी इकोनॉमिक्स में, आपने सीएसएस का ऑप्शनल भी इकोनॉमिक्स रखा 200 नंबर का, तो आपको डिग्री ने 200 नंबर में तो हेल्प आउट किया। तो इसके अलावा जो आपके बाकी सब्जेक्ट्स थे जिनमें आपका पब्लिक एड है, आपका जेंडर स्टडीज है, उनकी तैयारी तो आपको बैकग्राउंड से फ़ायदा नहीं हुआ उनकी तैयारी में। तो आप अगर बताना चाहें कि किस तरह से आपने जेंडर स्टडीज़ की तैयारी की है। जेंडर स्टडीज़ में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि आप पहले सब्जेक्ट को कोर्स देखें, सब्जेक्ट का सिलेबस देखें। कुछ ऐसे जेंडर स्टडीज़ का पेपर होता है, कुछ ऐसे होते हैं कि थ्योरीज पे आती है, वेव्स ऑफ फेमिनिज्म पे आती है, और कुछ ऐसे क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके ह्यूमन राइट्स और जेंडर स्टेटस, पाकिस्तान में जो स्टेटस होता है उस पर फोकस करता है। तो एक जो बुकिश चीज़ें थी वो तो मैंने बुक से की, जो थ्योरीज थी और जो वेव्स ऑफ फेमिनिज्म थी वो तो मैंने बुक से देखी। अब मेरे पास ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि मैं अपने पेपर को, अगर पाकिस्तान के हवाले से ह्यूमन राइट्स या जेंडर राइट्स के हवाले से कोई क्वेश्चन आता है या ऑर्गेनाइजेशन रोल में पाकिस्तान के हवाले से आता है, जो कि 2-3 क्वेश्चंस इस हवाले से आए, तो मुझे कैसे करना था इसमें। तो फिर मैंने अपनी चीज़ें हाईलाइट की। सबसे तो पहले मैंने ये किया कि मैंने जितने भी ह्यूमन राइट्स कमीशन रिपोर्ट्स पाकिस्तान की थी, जितने भी केस जेंडर राइट्स और जेंडर वायलेंसेस हुए, उतने केस स्टडीज थी, वो सारी मैंने स्टडी की। और जब मैंने फिर देखा कि पाकिस्तान में करंट स्टेटस क्या चल रहा है, केसेस देखे, रिपोर्ट्स आती है, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स देखी, जब वो पेपर आया मेरे सामने तो वो चीज़ें, बुकिश चीज़ें लिखने की बजाय जो चीज़ें मांगी गई थी, मैंने वो सारा अपनी जो केस स्टडीज थी, जितने चीज़ें थी, वो मैंने उन रिपोर्ट्स और इन चीज़ें से अखज़ की। और जब मैंने पेपर में ये चीज़ें लिखी, जब पेपर में मैंने केस स्टडी, रियल टाइम केस स्टडीज जो कि पाकिस्तान में हुई, वो जब मैंने लिखी तो उसकी वजह से मुझे लगा कि एग्जामिनर को काफ़ी चीज़ें अट्रैक्ट कर गई होंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको सिर्फ बुक या बुकिश चीज़ों के अलावा आपको रिपोर्ट्स देखनी चाहिए कि आप जब पेपर लेके तो आगे पता चले कि यार इसने अपनी जो थ्योरी है उसको एविडेंस से सपोर्ट किया। तो मेरे केस में मेरे लिए रिपोर्ट्स, ये चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई और मैंने वो सारे क्वेश्चंस उसमें से जो मेरे मटेरियल था वो काफ़ी दस्तयाब हो गया। तो असद, आपके इस जवाब से तो हमारे जो सीएसएस एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए टेक अवे बेसिकली ये है कि अच्छे सोर्सेज से पढ़ना, रेलिवेंट सोर्सेज से पढ़ना, और इतना पढ़ना कि आप पेपर में पूछे गए सवालात का जवाब दे सकें, वो बहुत ज़रूरी है। तो असद, अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स आपका मेजर है, आपकी जॉब जो है वो इकॉनमी वाली फील्ड में है, आपकी एलोकेशन जो है वो फाइनेंशियल सर्विस में हुई है, तो आपका तो पूरा बैकग्राउंड हर चीज़ अलाइन कर गई है आपकी एलोकेशन के साथ। तो आपने जब इकोनॉमिक्स रखा था तो क्या इकोनॉमिक्स जो है, इज इट अ हार्ड सब्जेक्ट टू ऑप्ट फॉर सीएसएस? नॉर्मली ये एक ओपिनियन है कि जिस सब्जेक्ट में आपकी ग्रेजुएशन या मास्टर्स होता है वो नहीं रखना चाहिए, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट हैव गुड एक्सपीरियंस विद देयर ओन बैकग्राउंड। तो आपका एक्सपीरियंस तो अच्छा गुजरा अपने बैकग्राउंड के साथ, तो आपने किस तरह से तैयारी की थी ताकि हमारे एस्पिरेंट्स को पता लगे कि अगर वो अपने बैकग्राउंड का सब्जेक्ट रख भी लेते हैं तो उन्होंने किस तरह से तैयारी करनी है? सबसे पहले तो मैंने एक चैलेंज दिया। मुझे भी बहुत से लोगों ने कहा कि इकोनॉमिक्स हाई स्कोरिंग नहीं है, आपको आईआर और पॉलिटिकल साइंस रखना चाहिए। सबसे पहले तो मैंने एक चैलेंज दिया कि वो सब्जेक्ट जिसको मैं 4 साल से पढ़ रहा हूँ उसमें मेरी इतनी एक्सपर्टीज होनी चाहिए कि मैं पेपर में अपनी उस चीज़ को सप्लीमेंट कर सकूँ। अगर वो मैं सब्जेक्ट ना रखता तो मुझे लगता कि यार मैंने अपनी डिग्री के साथ जो हुई उसने मुझे बिल्कुल बेनिफिट दिया नहीं। तो मैंने एक ऐसा चैलेंज लिया। दूसरा, इकोनॉमिक्स आजकल आपकी पूरी सर्कल में और पूरी सोसाइटी में, पूरे मुल्क एक इशू चल रहा है। इकोनॉमिक्स पे टेक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इकोनॉमिक्स ने मुझे अपने बाकी सब्जेक्ट्स में भी काफ़ी सप्लीमेंट किया। इकोनॉमिक्स जो है वो लोग समझते हैं कि मुश्किल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इकोनॉमिक्स अगर आप देखें तो इकोनॉमिक्स में जो पेपर होते हैं इकोनॉमिक्स के वो काफ़ी ट्रिकी होते हैं, लेकिन वो बहुत आसान होते हैं। आपको इकोनॉमिक्स के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपको सारी वो चीज़ें जो आपने अपने बैचलर्स में और अपने मास्टर्स में पढ़ी होती है, वो चीज़ें पेपर आप आसानी से जो है वो कोप आउट कर सकते हो। दूसरा जो पेपर होता है वो होता है इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के जो करंट सिचुएशन है और पाकिस्तान की इकोनॉमी में करंट इश्यूज हैं उस पर आपकी क्या टेक है। वो पेपर बेसिकली स्टार्ट होता है 1947 के बाद से कि क्या क्या स्टेज वाइज आपकी इकोनॉमी का क्या रहा, अभी क्या इश्यूज है इकोनॉमी के और आगे हम इसको बेहतर कर सकते हैं। मेरा एक ये गोल था कि मैं अपनी फील्ड में इकोनॉमिक्स में जाके मैं अपनी जो मेरा नॉलेज है, जो स्किल सेट है उसमें बेहतर करूँ।
तो इकोनॉमिक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है। बाकी लोगों को ये एक बहुत ही खुश्क सा सब्जेक्ट लगता है, लेकिन इकोनॉमिक्स एक बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है जिसमें लॉजिक है। मैंने इसको सेलेक्ट किया कि इसमें एक लॉजिक है, आपको हर चीज़ का आंसर आप फाइंड करते हो, आपकी लॉजिकल स्किल को ये बहुत ही अच्छी तरीके से वो करता है, उभारता है। तो इकोनॉमिक इश्यूज भी पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा थे, मैंने उसको भी लिया, और साथ में जो जितने भी करंट इश्यूज है उसके सोल्यूशन जब आप देते हो, आप उस चीज़ों को अंडरलाइन करते हो, तो आपकी बहुत सब्जेक्ट्स में, आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, पाकिस्तान अफेयर्स में, करंट अफेयर्स में वो आपको सप्लीमेंट करता है। और इकोनॉमिक्स का पेपर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। वो आपसे बेसिकली कहते हैं कि आप इस चीज़ को, ये प्रॉब्लम जो है इसका आप क्या सोल्यूशन देना चाहो। एज ए सिविल सर्वेंट भी आपने जाके यही करना होता है कि जितने अंडरलाइंग इश्यू होते हैं उसका आपने प्रॉपर सोल्यूशन और प्रॉपर देना होता। तो मैंने इकोनॉमिक्स जब पढ़ी तो मैंने इस चैलेंज के साथ पढ़ी कि यार ये मुझे सप्लीमेंट करेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेपर में भी, मैंने चूंकि इकोनॉमिक्स की तैयारी की भी नहीं थी, लेकिन मेरे पेपर में जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत ही अच्छा था। बेसिकली जो आपको नॉलेज होता है, जो आप 4 साल में बनाते हो, वो नॉलेज इतना सफिशिएंट हो जाता है कि आप उस पेपर को आसानी से हल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो असद, यू सीम अ वेरी डेडिकेटेड एंड अ वेरी एम्बिशियस पर्सन। So normally CSS में there are a lot of students who make timetable and they actually try to follow it. तो did you make timetable as well, या क्योंकि आप जॉब कर रहे थे तो आप रैंडम कभी एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, कभी दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लिया, आप कैसे करते थे तैयारी? मेरी जो सबसे बड़ा फैक्टर था कि मेरी जॉब का फैक्टर था। 8 to 5 हम जॉब में थे, उसके दरमियान तो बिल्कुल टाइम हमें मिलता नहीं था। सेकेंडली मेरा जब मैं CSS की तैयारी स्टार्ट करने लगा था तो मैंने टाइम टेबल को अवॉइड किया, क्योंकि बाज़ औक़ात CSS के 12 सब्जेक्ट्स होते हैं। बाज़ औक़ात एक ऐसा दिन आता है कि जब आपका दिल कर रहा होता है कि आप करंट अफेयर्स पढ़े या पाकिस्तान अफेयर्स पढ़े या हिस्ट्री पढ़े, लेकिन आपने टाइम टेबल में वो एक ऐसा सब्जेक्ट पाता हो जिसको आपको पढ़ने का दिल नहीं करता। तो वो क्या करता है कि वो आपकी जो सारा आपको फोकस हो, जो एनर्जी होती है, आप दोनों तरफ आपका दिल नहीं करता। मैंने अपने टाइम टेबल को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रखा, मेरे दिल जो भी चीज़ को करता था लेकिन मैं हर हफ्ते बाद अपनी जो एक वीक की चीज़ें मैं कर लेता था, मैं उसको एवेल्यूएट करता था। कि एवेल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट, मैं अपने को एवेल्यूएट करता कि यार मैंने इतनी चीज़ें पढ़ी, मैंने ये किया, मुझे बाकी आगे चीज़ ये करनी है। तो एक आइडिया मेरे जहन में होता था कि मैंने आगे जाके ये चीज़ें कवर करनी है, लेकिन स्ट्रिक्ट एक टाइम टेबल पे मैं फोकस नहीं रहा, क्योंकि वो आपको फिर वो उसी चीज़ पे स्टिक करती है। बाज़ों का आपका दिल राइटिंग का होता है, लेकिन आपने टाइम टेबल में किसी और सब्जेक्ट को दिया होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इंसान को बहुत ही फ्लेक्सिबल, मेरे केस में बहुत फ्लेक्सिबल मैंने अपने को समझा। और आपको इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि टाइम टेबल जो भी आप फॉलो करें, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी, आपको हर दिन अपने आप को कुछ ना कुछ टाइम लगाना होता है। बाज़ों का दिन में आप बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हो, ज़रूरी नहीं कि एक दिन आपका बिल्कुल मूड नहीं है और आप कहें कि नहीं मैंने लाजमी पढ़ना है, तो वो चीज़ आप पे बर्डन हो जाती है और वो आपकी जो कंसिस्टेंसी और जो आपकी मोटिवेशन होती है उसका वो हर्ट करती है। तो मैंने इस केस में अपने आप को बहुत ही ओपन रखा, फ्लेक्सिबल रखा, लेकिन मेरी ये था कि कंसिस्टेंट हो। तो असद, एक तो आपने बहुत प्रैक्टिस की है अपने CSS के रिटन एग्जामिनेशन की, तो इसके अलावा डिड यू ऑल्सो हैव टाइम कि आप रिवीजन कर सको, और रिवीजन के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी और कब आपने फिर रिवीजन स्टार्ट की? जैसे कि मैंने बताया कि मैं जॉब हमारी बहुत टायरसम थी, तो मेरे लिए जो तैयारी का जो टाइम था वही बहुत कम था। लेकिन जो मेरी स्ट्रेटजी होती थी कि रिवाइज करना जो है, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। मेरी ये स्ट्रेटजी होती थी कि बेशक मैं कम पढूं, लेकिन मैं जब एट द एंड ऑफ द डे रात को जब मैं सोता था तो मैं अपनी चीज़ें, जो ब्रॉड बोर्ड चीज़ें होती थी जिस भी सब्जेक्ट की, मैं अपने साथ वो नोट कर लेता था। जब मैं क्या करता, जब मैं अगली सुबह उठता तो जस्ट मैं उसको एक टाइम लाइन्स थे और जितने पॉइंट्स आउटलाइंस थे मैं उसको देखता और मैं उसको रिवाइज करता। रिवीजन मैंने एग्जैक्टली ये नहीं रखी कि मैंने इस मंथ में स्टार्ट करनी है, इस मंथ के, मैंने ये, मेरा ये तरीका था कि मैंने हर दिन ही थोड़ा बहुत रिवीजन में 5-10 मिनट लग जाते बंदे को। जब वो पढ़ता है, जब वो रिवाइज करता है तो उसमें 5-10 मिनट लग जाते। मेरी ये स्ट्रेटजी होती थी कि मैं जो भी मैं पढ़ता था, अब नॉर्मली ये होता है कि आप एक चीज़ पढ़ लेते हो और आप उसको भूल जाते हो। मेरा ये आइडिया होता था कि मैं इस चीज़ को, बेशक अगर इस चीज़ का 50-60% मेरे माइंड में सेफ होना चाहिए, और इसके लिए मैं जो आपके जिस दिन आप पढ़ते हो तो आपके अगले 2-3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी में आप उस टॉपिक को भूल जाते हो। तो मैंने साथ साथ ही उसकी रिवीजन की ऑन द अल्टरनेटिव डेज। लेकिन और जब वो पेपर मेरे करीब आए, एक तकरीबन महीना मेरे पेपर्स को रह गया, तब वो मैंने जब अपने नोट्स निकाले, जो चीज़ें निकाली, जो आउटलाइंस थे, वो जब मैंने पढ़ी तो वो मेरे लिए बहुत ही करामत साबित हुई। रिवीजन करने के आपके पास 2 तरीके होते हैं। एक तो 2 चीज़ें होती है, एक होती है आपकी थ्योरीज, दूसरी होती है आपकी स्टैटिस्टिक्स। अब CSS में जो स्टैटिस्टिक्स होती है, जिस तरह इकोनॉमी की क्या स्टैटिस्टिक्स है, बाकी चीज़ों की क्या स्टैटिस्टिक्स है, वो चीज़ आपने अपने पास अपडेट करनी होती है, वो आपने रिकॉर्ड करनी होती है, उस चीज़ को आपने रिवाइज करना होता है। जो थ्योरीज होती है उसके आपने जस्ट एक ब्रॉड आउटलाइन बनानी होती है। ज़रूरी नहीं होता कि आप सारी उस थ्योरीज को पढ़ें, लेकिन जो आपके स्टैटिस्टिक्स होते हैं, जो आपके करंट सिनेरियोज होते हैं,
उस चीज़ को मैंने उस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी कि मैं वो करूँ। तो इस तरह रिवीजन भी इम्पोर्टेंट है। तो असद, CSS में आपके रिटन एग्जामिनेशन है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस वगैरह भी चाहिए होती है, लेकिन इसके अलावा इस पूरी जर्नी में देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु एक्चुअली सपोर्ट अस, और बहुत सारे लोग हमारी हिम्मत बंधाते हैं जब हम बेसिकली बिल्कुल परेशान हुए होते हैं, एग्जॉस्ट हुए होते हैं। तो डिड यू हैव दोज पीपल अराउंड यू who you consider as your peers, your friends, your mentors, जिन्होंने बेसिकली आपको मोटिवेट किया? डेफिनेटली मेरे इंसान को अपने दोस्तों और अपने फैमिलीज की काफ़ी सपोर्ट चाहिए होती है, और वो सपोर्ट मैं कहता हूँ इमोशनल और मेंटल जितनी सपोर्ट होती है। मैं फॉर्चुनेट था कि जब मैं स्टेट बैंक मुजफ्फराबाद में था तो मेरे जो कंपनी मिली, जो मेरे दोस्त थे, कुलीग्स थे, ऑफिस कुलीग्स, एक मेरा दोस्त बिलाल फरीद जिसको मैं कहता हूँ, तो ही वॉज द वन कि वो मुझ पर काफ़ी, जब मेरे फेलियर्स होते थे तो ही वुड कम टू मी एंड ही वुड से कि यार अपनी मेहनत आप जारी रखें, एक दिन ऐसा आएगा कि आपको एक सक्सेस अचानक से मिलेगी। तो वो बंदा जब मैं डीमोटिवेट होता तो वो बंदा आके मुझे मोटिवेट करता, उसने काफ़ी मुझे सपोर्ट भी किया है। और इसके अलावा पेरेंट्स मैं कहता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा आपके जो सपोर्ट होता है। जब मैं मुजफ्फराबाद से घर आता था तो मेरी जब अगर मोटिवेशन कम भी हो जाती थी, लेकिन जब मैं अपने पेरेंट्स को देखता, मेरे अब्बू मुझसे पूछते अपने तैयारी के बारे में, तो वो चीज़ एक फैक्टर थी कि जो मुझे कहते थे कि यार आपने मोटिवेट करना है और आपने करनी है। तीसरा, आपके मेंटर्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। मेरे जो ऑफिस के कुलीग्स थे, मैं बहुत फॉर्चुनेट रहा कि जो ऑफिस की मैनेजमेंट और जो ऑफिस की कुलीग्स थे उन्होंने मुझे एम्पल टाइम दिया कि यार आप अगर दिन में भी पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। तो वो एक ऐसी चीज़ थी कि मुझे लगता था कि जो सारे लोग हैं जितना मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, इनकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो मेरे कंधे पे है। तो उनकी एक्सपेक्टेशंस के लिए भी और उनकी खुशी के लिए मैं चाहता था कि यार मैं अपना जो स्टेमिना है और जो कंसिस्टेंसी है वो उसको मैं कंटिन्यू कर दूँ। तो असद, आपका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, तो फिर खैबर पख्तूनख्वा की जो CSS एस्पिरेंट्स हैं, आप उनके लिए एक गाइडेंस का सबब हैं एंड दे लुक अप टू यू। तो आप अपने खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले जो CSS एस्पिरेंट्स हैं उनको बिलखसूस क्या पैगाम देना चाहेंगे? जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा खैबर पख्तूनख्वा जो प्रोविंस था वो टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म की वजह से काफ़ी पीछे धकेल गया था। एजुकेशन की वो फैसिलिटीज़ ग्राउंड लेवल पे इतनी थी नहीं। अब जो हमारा सबसे बड़ा इशू था कि हमारी यूथ को ये भी नहीं पता था कि हमने क्या करना है। मैं कॉलेज के दौरान अपनी सोसाइटी थी स्टूडेंट्स वेलफेयर एंड गाइडिंग सोसाइटी, हम ये करते थे कि हम खैबर पख्तूनख्वा और फाटा के फार फ्लंग एरियाज में जाया करते थे और स्कूल बच्चों से हम पूछते थे कि आपने बनना क्या है। वो उनका रिप्लाई होता था कि हमने जुमात का कारी बनना है या मुल्ला बने। उनको ये चीज़ हमने उनसे पूछा था कि आपको CSS का पता है, PMS का पता? उन्होंने कहा नहीं। तो वो मुझे एक फैक्टर था कि यार इन लोगों को पता नहीं, हमारे जो यूथ है जो कि अफेक्ट भी हो रहे टेररिज्म से, उनको पता ही नहीं है कि हमारे पास ये चीज़ें भी हम बन सकते हैं, उनके पास आइडिया नहीं है। तो मेरा ये होता था कि उन बच्चों को मैं एक होप दिला सकूं, और हम जाते थे उनको बताया करते थे कि यार आप इस तरह करके ये चीज़ भी बन सकते हो। मेरा खैबर पख्तूनख्वा के जो जितने भी यंग एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए मेरा मैसेज ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के बेसिकली जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने लोग हैं, वो काफ़ी टैलेंटेड हैं, उनको अल्लाह ने गॉड गिफ्टेड स्किल्स दी है। लेकिन जो एक हमारे एजुकेशन सिस्टम और दूसरा हमारी मोबिलिटी की वजह से लोग इन इस्लामाबाद हो गया या जितने पेशावर हो गए, लर्निंग सेंटर्स वहाँ पर इतने ज़्यादा है नहीं, तभी लोगों को इतना आइडिया था नहीं। तो अब जो कि इस्लामाबाद में डिफरेंट इंस्टीट्यूट बन चुके हैं, नोवा में मैं देख रहा हूँ कि जितने KP के सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो KP के यहाँ आते हैं, यहाँ से एलोकेट होते हैं। तो हमारे जो प्रोविंस है, जो हालात है, उसके लिए तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी या हमारे CSS के जो ऑफिसर्स है वो ऐसे फार फ्लंग एरिया से निकले कि जो जाकर वहीं पर वो जाए और वहीं पर वो अपनी एनर्जी जो है वो लगाएं और एनर्जीज लगाए और जितनी वो स्किल्स है, जितनी सारी चीज़ें, वहाँ के प्रॉब्लम्स को सामने लेकर आए। तो यही है कि स्काई इज़ द लिमिट, और आप आएँ, जितने भी एस्पायरेंट्स हैं आप गाइडेंस डिफरेंट लोगों से ले सकते हैं, और आप इस्लामाबाद भी आ सकते हैं गाइडेंस लेने के लिए। तो आपके लिए CSS और PMS मैं कहता हूँ कि उन लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि जो ग्रीवेंसेस है, जो उनके प्रॉब्लम्स है, वो खुद आकर इस फील्ड में आके खुद उन चीज़ को सॉल्व कर सके। आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है CSS के एस्पिरेंट्स को कि किस तरह से वो CSS की तैयारी कर सकते हैं। आपने डिटेल तरीके से जिस तरह बताया है कि प्रैक्टिस जो है दैट एक्चुअली मेक्स अ मैन परफेक्ट, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही बेहतर होगा। और क्यों खैबर पख्तूनख्वा के जो CSS एस्पिरेंट्स हैं
उनके लिए ज़रूरी है कि वो CSS में कामयाबी हासिल करके अपने इलाकों को तरक्की की मंजिल पे गामजन करें। ठीक, बहुत शुक्रिया असद, आपने वक्त निकाला और आपको मज़ीद मुल्क कौम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू सो मच एवरीवन। आज हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद असद खान अखुंज़ादा, जिनका ताल्लुक पेशावर से है और उनकी लोकेशन इनलैंड रेवेन्यू सर्विस में हुई है। असद ने हमें बहुत डिटेल में ये बताया कि किस तरह प्रैक्टिस की जा सकती है CSS के रिटन एग्जामिनेशन की, और किस तरह प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करके इंसान पहली अटेम्प्ट में थोड़े से टाइम में CSS क्लियर कर सकता है। हम आएंगे दोबारा एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ, नई दास्तान लिए आपकी खिदमत में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।